सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो 2024 का दूसरा महीना शुरू हो चुका है। तो आज हम 1 फरवरी के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को कवर करेंगे। तो देखिए, इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो अभी हुए थे, 6वां संस्करण, उसमें टॉप पे कौन रहा? तो आंसर होगा महाराष्ट्र। तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 की हम बात कर रहे हैं। इस बार ये इसका 6वां संस्करण था जो कि 19 जनवरी को शुरू हुआ था, 31 जनवरी 2024 तक ये चला। कहाँ पे हुआ था आपको पता है? तमिलनाडु में। तमिलनाडु के 4 शहरों में हुआ था, चेन्नई, मदुरई, त्रिची और कोयम्बटूर में। और इसका शुभंकर मैस्कॉट क्या था? वीरमंगाई था। और इस बार इसमें स्क्वैश को भी शामिल किया गया था, ये भी ध्यान रखना। अच्छा, ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है। क्या है प्रश्न? अभी हाल ही में जारी हिम तेंदुआ रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत में हिम तेंदुओं की संख्या कितनी है? हिम तेंदुए यानी कि स्नो लेपर्ड। तो आंसर होगा इसका 718। अब ये प्रश्न इंपॉर्टेंट क्यों बोला मैंने? क्योंकि देश में पहली बार स्नो लेपर्ड सर्वे हुआ है। और ये सर्वे किसने किया? वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने 2019 से लेकर 2023 तक के इसमें आंकड़े हैं, डेटा के बलबूते ये रिपोर्ट जारी की गई है। इस रिपोर्ट को जारी किया हमारे जो पर्यावरण मंत्री हैं भूपेंद्र यादव ने। और इस रिपोर्ट में बताया गया कि भारत में हिम तेंदुओं की संख्या, स्नो लेपर्ड की जो टोटल संख्या है वो 718 है। और अगर अलग अलग बात करें कि कहां पे सबसे ज्यादा है, तो सबसे ज्यादा लद्दाख में है 477, फिर उत्तराखंड में है 124, हिमाचल प्रदेश में 51, अरुणाचल प्रदेश में 36, सिक्किम में 21 और जम्मू कश्मीर में 9 बताई गई है। अब हिम तेंदुए से एक प्रश्न आपको याद आ रहा होगा, जैसे मैंने हिम तेंदुआ नाम लिया कि अभी किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश, यूनियन टेरिटरी ने अपना इसे स्टेट एनिमल बनाया था? तो आप सब आंसर कर दोगे। किसने? लद्दाख ने बनाया था। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं अभी किस देश ने हिम तेंदुए को अपना राष्ट्रीय पशु यानी कि नेशनल एनिमल घोषित किया था, तो क्या आप आंसर कर सकते हो? तो आंसर क्या होगा? किर्गिस्तान होगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा। वैसे एक और राज्य है भारत में जिसका स्टेट एनिमल हिम तेंदुआ ही है। कौन सा? हिमाचल प्रदेश है। आपको याद होगा पिछले साल हमने देखा था, टाइगर रिपोर्ट आई थी और उसमें बताया कि सबसे ज्यादा टाइगर ये कहां पर हैं? तो जो टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया है, मध्य प्रदेश, वहीं होंगे। लेकिन संख्या अगर मैं आपसे पूछूं कि संख्या कितनी हो गई, तो 785 हो गई है। अब देखो, बड़ा कंफ्यूज हो सकते हो आप एग्जाम में, दोनों की, हिम तेंदुओं की और टाइगर की लगभग 700 के आसपास ही है। तो आपको ध्यान रखना है 718 तो हिम तेंदुओं की है और टाइगर की कितनी है? 785, 785 है। और अगर मैं आपसे पूछूं कि अभी सबसे नवीनतम टाइगर रिजर्व कौन सा बन गया और कौन से नंबर का है, तो 55वां बना है, 55 नंबर का। कौन सा? धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व जो राजस्थान में है। उससे पहले 54वां था वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व, वो मध्य प्रदेश का है। मैं आपको चलो बाद में बताऊंगा, पहले मैं आपसे पूछता हूं कि अभी हिम तेंदुआ ये किसी खेलों का अभी मैस्कॉट बना है, शुभंकर बना है। आप बता सकते हो किसका बना है और उसका नाम क्या रखा गया है? वैसे इसका उत्तर मैं आपको दूंगा आगे, लेकिन अगर अभी आपको आता है तो दो। और क्या याद रख सकते हो? हाँ, अभी जो स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 रिपोर्ट आई थी उसमें टॉप पे इस बार 2 शहर हैं। कौन कौन से? इंदौर और सूरत। ये भी आप ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। चलो फिर बताओ, अभी हाल ही में एक समंदर मेरे अंदर, वाह क्या बुक है, एक समंदर मेरे अंदर नाम की बुक को किसने लिखा है? तो आंसर होगा संजीव जोशी ने। तो बुक का नाम हो गया एक समंदर मेरे अंदर। इसको लिखा है ब्रह्मोस एरोस्पेस के जो डेप्यूटी सीईओ हैं संजीव जोशी, उन्होंने लिखा। और इसको लॉन्च किया हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो हमारे हैं जनरल अनिल चौहान, उन दोनों ने इस बुक को लॉन्च किया है। तो बुक इंपॉर्टेंट हो गई है, एक समंदर मेरे अंदर। तो ये जो बुक है ये 75 कविताओं का संग्रह है, कलेक्शन है 75 कविताओं का, और इन कविताओं को भी संजीव जोशी ने ही लिखा है। अच्छा, ये ऑप्शन में बड़े इंपॉर्टेंट नाम है। इनकी अभी लेटेस्ट बुक्स आई थी, जैसे कि डॉक्टर मनसुख मांडविया जी हमारे हेल्थ मंत्री हैं, स्वास्थ्य मंत्री हैं। इन्होंने कौन सी बुक लिखी अभी? फर्टिलाइजिंग द फ्यूचर। मनोज मुकुंद नरवणे साहब हमारे पूर्व आर्मी चीफ हैं और इनकी आत्मकथा आई है 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी नाम से। वहीं तमिल लेखिका है चारू निवेदिता, इन्होंने बुक लिखी है कन्वर्सेशंस विद औरंगजेब। अच्छा, कुछ और इंपॉर्टेंट बुक्स मैं आपको रिवाइज कराता हूं जो अभी न्यूज में रही, जैसे कि अमिताभ कांत जो कि नीति आयोग के पूर्व सीईओ रहे, G20 में हमारे शेरपा रहे, इनकी एक बुक आई थी मेड इन इंडिया 75 ईयर्स ऑफ बिजनेस एंड एंटरप्राइज नाम से। और द्रौपदी मुर्मू जी के ऊपर बुक लिखी गई थी, द्रौपदी मुर्मू फ्रॉम ट्राइबल हिंटरलैंड टू रायसेना हिल्स, कस्तूरी रे ने लिखा था। के शैलजा ये केरल की पूर्व स्वास्थ्य मंत्री थी, इनकी आत्मकथा आई थी माई लाइफ एज अ कॉमरेड नाम से। और फिरोज वरुण गांधी ने बुक लिखी है द
इंडियन मेट्रोपोलिस नाम से। संदीप मारवा 8 ईयर्स ऑफ मोदी सरकार नाम से बुक लिखी। और रामचंद्र मूर्ति कोंदू भाटला, इन्होंने बुक लिखी थी एनटीआर अ पॉलिटिकल बायोग्राफी नाम से। शशि थरूर ने अंबेडकर अ लाइफ लिखी थी। शिव प्रसाद, इन्होंने गीता आचरण एक अभ्यासी का दृष्टिकोण नाम से बुक लिखी थी। राम माघव पार्टीशन फ्रीडम नाम से बुक लिखी थी और इसको लॉन्च किया था असम के जो गवर्नर हैं गुलाब चंद कटारिया। वहीं के गोपाल कृष्णन की बात करें, इन्होंने बुक लिखी थी कथकली डांस थिएटर। और कथकली आप जानते हो किस राज्य का क्लासिकल डांस है? केरल का है। तो 10 बुक्स भी मैंने आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा रिवाइज करवा दी, इनको भी ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। चलो फिर बताओ, खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2024 का शुभंकर क्या है? इसका मैस्कॉट रिलीज कर दिया गया और यही प्रश्न मैं आपको बोल रहा था कि मैं आगे बताऊंगा आपको। तो आंसर तो इसका होगा शीन ए शी। तो हम बात कर रहे हैं खेलो इंडिया विंटर गेम्स की। 2024 में ये इसका चौथा एडिशन है। अभी फरवरी में होंगे ये। कहाँ पे? जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों जगह होंगे। और शुभंकर शीन ए शी है, जो कि एक हिम तेंदुआ है, जिसे लद्दाख में शीन ए शी या शान नाम भी दिया गया है। अब खेलो इंडिया में बार बार तो आपको बताऊंगा नहीं, अभी आपको सारे रिवाइज करा चुका हूं। तो अब मैं क्या करता हूं, जो भी इंपॉर्टेंट मैस्कॉट यानी कि शुभंकर हमारे न्यूज में रहे थे वो सारे मैं अभी आपको रिवाइज करवाता हूं। तो बिल्कुल ध्यान से सुनना, बहुत बेहतरीन आपको रिवीजन करवाने वाला हूं। ऐसा रिवीजन आपको कहीं नहीं मिलेगा। पिछले एक साल में जो भी इंपॉर्टेंट आपके कॉम्पिटिशन हुए, टूर्नामेंट हुए, उनमें जो भी शुभंकर हमने देखे थे वो हम देखेंगे अभी। जैसे कि आपको याद है फीफा वर्ल्ड कप 2022 हुआ था, 22वां संस्करण था, कतर में हुआ था, अर्जेंटीना ने जीता था फ्रांस को हरा के, वही वाला, उसका शुभंकर लाइव था। और अभी आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 जो हुआ था, 13वां संस्करण भारत में हुआ था, उसको ऑस्ट्रेलिया ने जीत लिया भारत को हरा के, उसका शुभंकर क्रिप्टोवर्स था। उसमें भी 2 थे, एक पुरुष एक महिला। तो जो महिला थी उसका नाम ब्लेस था और पुरुष का नाम टोंक था। उसके बाद जो महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2023 हुआ था झारखंड रांची में, उसका शुभंकर जूही था, जो रिप्रेजेंट करता है हाथी को। फिर आपने देखा मेंस एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी 2023 हुई थी चेन्नई में, 2023 में हुआ था। मैस्कॉट इसका बोमन था। और खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में आपको बता ही चुका हूं, जो अभी 3रा संस्करण हुआ था उत्तर प्रदेश में, उसका मैस्कॉट जीतू था। जीतू ये रिप्रेजेंट करता है बारासिंगा को। पंजाब यूनिवर्सिटी इसमें टॉप पे रहा था। बारासिंगा आपको पता है ना किसका स्टेट एनिमल है? उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश दोनों का है। और खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो पिछला वाला था 5वां संस्करण में आपको बता चुका हूं, आपको याद ही है, मध्य प्रदेश में हुआ था। आशा उसका शुभंकर है। अब तो छठो भी जानते हो आप, जो अभी तमिलनाडु में हुआ उसका शुभंकर क्या है? वीर मंगाई है। उसके अलावा फीफा महिला विश्व कप 2023 ये न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में हुआ था, उसका शुभंकर तजुनी है, जो रिप्रेजेंट करता है पेंगुइन को। उसके अलावा आपको याद होगा उपभोक्ता मामलों के विभाग ने उपभोक्ताओं को यानी कि कंज्यूमर्स को सशक्त बनाने और उनके अधिकारों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए एक शुभंकर लॉन्च किया था जागृति नाम से। और जो फिडे चेस ओलंपियाड 2022 हुआ था, ये भारत में हुआ था। ये पहली बार भारत में हुआ था, चेन्नई में। उसका शुभंकर थम्बी था। उसके अलावा अभी जो 37 नंबर के नेशनल गेम्स हुए थे 2023 में, गोवा में हुए थे, और उसका शुभंकर मोगा था, मोगा। और अभी 38 नंबर के नेशनल गेम्स आपको पता ही है 2024 में होंगे, उत्तराखंड में होंगे। उसका शुभंकर भी आया नहीं, आएगा जब मैं आपको जरूर बताऊंगा। और ये भी देखो फीफा अंडर 17 वुमेन्स वर्ल्ड कप 2022 ये भारत में हुआ था, इसको स्पेन ने जीता था, आपको याद होगा, तो कोलंबिया को हरा के, और उसका शुभंकर ईभा था। तो ये सभी महत्वपूर्ण शुभंकर मैंने आपको रिवाइज ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। और हाँ, आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट मैं आपको फिर से करना चाहूंगा कि वीडियो अगर पसंद आता है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करना। आप लोग वीडियो को लाइक करने में कंजूसी मत करना, इससे आपका कोई नुकसान नहीं होगा, बल्कि मुझे और मोटिवेशन मिलेगा। और आपके लिए कंटेंट तैयार करने में जो मेहनत लगती है, मैं उसे और खुशी से तैयार करूंगा, क्योंकि आप जब वीडियोस को लाइक करते हो तो मुझे पता लगता है कि कितने स्टूडेंट्स हैं जो हमारे वीडियोस को पसंद करते हैं। तो जब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बढ़ेंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा और मेहनत करने में मजा भी आएगा। तो आज की वीडियो का हम लाइक का टारगेट रखते हैं 6000 लाइक का। तो मैं उम्मीद करूंगा कम से कम 6000 स्टूडेंट्स तो ऐसे मुझे मिले जो हमारे वीडियोस को पसंद करते हो। बाकी अपने दोस्तों के साथ में अपने स्टडी ग्रुप में एक बार प्लीज वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। और हाँ, पिछले साल के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का मैं क्विक रिवीजन करवा रहा हूँ पॉइंट टू पॉइंट। अगर आप भी पिछले साल के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का रिवीजन करना चाहते हैं तो हमारी रिवीजन वाली क्लास आप देख सकते हैं। ज्यादा बड़ी क्लास नहीं लेता हूं मैं, ताकि आपका ज्यादा समय बर्बाद ना हो। मात्र 10 से 11 मिनट में मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर करवा रहा हूँ, धीरे धीरे कर रहे हैं, ताकि धीरे धीरे चलेंगे तो आपके माइंड में भी चीजें रहेंगी। अभी एक ही बार में मैं 2-4 घंटे की बना दूंगा, आप देख लोगे, फिर वापस एग्जाम तक भूल जाओगे। तो इसीलिए छोटे छोटे पार्ट बना रहा हूं कि आप सिर्फ 24 घंटे में से, आपके दिन के 24 घंटे में से 10 मिनट निकाल लो, ताकि आपका भी समय बर्बाद नहीं हो और करंट अफेयर्स का भी रिवीजन होता रहे। बस 10 मिनट आपको निकालने, आपको और कुछ मेहनत नहीं करनी है, सारी मेहनत मैं कर रहा हूं।
बस रेगुलरिटी बना के आपको रखनी है। और आपकी प्रैक्टिस के लिए मैं क्विज भी तैयार कर रहा हूँ, पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी क्रिक एग्जाम एप्लीकेशन में, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अभी बढ़ते हैं आगे। तो इस प्रश्न में क्या पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में अफ्रीकी देश कौन सा देश है, कोमोरोस, इसके नए राष्ट्रपति कौन बने, तो अजाली असोमानी। अफ्रीकी देश है ये कोमोरोस, मैं भी मैप में भी दिखाऊंगा आपको। और इसके भी नए राष्ट्रपति बन गए हैं अजाली असोमानी। ये यहाँ के चौथी बार प्रेसिडेंट बने, पहले 2002 में बने थे, फिर 2016, फिर 2019 और अब वापिस से 2024 में बन गए। अच्छा, क्या इनका नाम आपको सुना सुना लग रहा है क्या, या इनका नाम मैंने आपको पहले कभी बताया हो? तो याद करो, पिछले साल मैंने आपको इनका नाम बताया था जब G20 की अध्यक्षता हमने की थी ना भारत ने। उस समय आपको याद होगा अफ्रीकी संघ को G20 में शामिल किया गया था, और उस अफ्रीकी संघ के अध्यक्ष कौन है, यही है अजाली असोमानी। तब आपने इनका नाम सुना था। अब आप मैप में देखिए, ये रहा कोमोरोस, कैपिटल इसकी मोरोनी होती है, करेंसी है कोमोरियन फ्रैंक, और हमने कहा राष्ट्रपति तो यही है अजाली असोमानी। कुछ ऑप्शंस भी हैं आपके लिए जहां से हम रिवीजन कर सकते हैं, जैसे कि बर्नार्डो एवरेलो, तो ग्वाटेमाला के नए प्रेसिडेंट बने। गैब्रियल एटल, ये फ्रांस के सबसे युवा और पहले समलैंगिक प्रधानमंत्री बने थे। और जेवियर माइली अर्जेंटीना के प्रेसिडेंट हैं। ये नाम बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना होगा, क्योंकि अर्जेंटीना दो कारण से न्यूज में था। एक तो ये अपॉइंटमेंट हुआ इनका, उसके अलावा ब्रिक्स में अर्जेंटीना शामिल होने वाला था 1 जनवरी 2024 को। टोटल 6 देश होने वाले थे, उसमें अर्जेंटीना ने शामिल होने से मना कर दिया, ब्रिक्स में शामिल होने से, तो इसलिए उस कारण से भी ये न्यूज में था। तो थोड़ा इसको ध्यान में रखना होगा आपको। अब आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि ब्रिक्स में इसके अलावा बाकी के जो 5 देश शामिल हुए हैं वो कौन कौन से हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबको पता होना चाहिए, इसलिए मैं आपको लिखने के लिए बोल रहा हूँ। लिख के देखोगे तो आपका रिवीजन होगा और आपको पता लगेगा कि मुझे याद है कि नहीं है। और याद है तो कैसे याद है, क्विक याद हो रहा है कि उसमें भी सोचना पड़ रहा है, अरे कौन सा था कौन सा था कौन सा था। चलो लिखने की कोशिश करो, हम अगला प्रश्न देखते हैं। चलो फिर आपके लिए अगला प्रश्न है, अभी हाल ही में किस राज्य सरकार ने लघु बाण जाति द्रव्य कार्य यानी कि लाभा योजना को शुरू किया? तो आंसर होगा उड़ीसा ने। यहाँ पे लाभा का मतलब है लघु बाण जाति द्रव्य क्रय योजना। तो अभी उड़ीसा सरकार ने राज्य के जितने भी आदिवासी लोग हैं उनके विकास के लिए ये लाभ योजना को शुरू किया है, जिसका उद्देश्य है कि जो भी आदिवासी लोग वहां पे वनों में रहते हैं, जंगलों में रहते हैं और वन उपज को इकट्ठा करते हैं, तो अब सरकार उनका न्यूनतम समर्थन मूल्य मिनिमम सपोर्ट प्राइस निर्धारित करेगी ताकि वो आदिवासी इस मूल्य पर अपने प्रोडक्ट्स को बेच पाए। अब बात देखो उड़ीसा की है, तो ये रहा मैप में उड़ीसा। देखो उड़ीसा की कैपिटल भुवनेश्वर है, और आपको पता है यहाँ पे लिंगराज मंदिर आपको मिल जाएगा जिसको सोम राजवंश ने बनवाया। कलिंगा स्टेडियम यहाँ पे मिल जाएगा आपको। भारत की पहली चेस एकेडमी खोली गई भुवनेश्वर में। उसके अलावा भुवनेश्वर में देश का पहला फायर पार्क बनाया गया। वैसे यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? नवीन पटनायक हैं, और ये भारतीय इतिहास में दूसरे सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले मुख्यमंत्री भी हैं, क्योंकि पहले स्थान पे तो सिक्किम के पूर्व मुख्यमंत्री पवन कुमार चामलिंग हैं, और गवर्नर है रघुबर दास। यहाँ पे 2 नेशनल पार्क याद रखना, एक तो भितरकनिका नेशनल पार्क और सिमलीपाल नेशनल पार्क। और ये सिमलीपाल नेशनल पार्क अभी न्यूज में था, बता सकते हो क्यों? और यहाँ पे सबसे लंबा डैम आपको हीराकुद डैम मिल जाएगा जो कि महानदी पर है। इंद्रावती बांध आपको यहाँ मिल जाएगा। अब्दुल कलाम द्वीप यहाँ पर है, जिसे पहले व्हीलर द्वीप कहा जाता था। और यहाँ का क्लासिकल डांस ओडिसी नृत्य है, और क्लासिकल लैंग्वेज उड़िया है। यहाँ पे आपको कोणार्क सूर्य मंदिर मिलेगा जिसे ब्लैक पैगोडा टेम्पल भी कहते हैं। जगन्नाथ टेम्पल आपको यहाँ मिल जाएगा जिसे व्हाइट पैगोडा कहा जाता है। और आपको याद होगा पिछले साल जो मेंस हॉकी वर्ल्ड कप हुआ था वो यहीं पे हुआ था, उड़ीसा में। उड़ीसा में आपको भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम मिलेगा जिसका नाम बिरसा मुंडा के नाम पे रखा गया है। वहीं पे ये मैच हुआ था और उसमें जर्मनी टॉप पे रहा था बेल्जियम को हरा करके। उसके अलावा अभी कई प्रोडक्ट्स को जीआई टैग मिला, जैसे कि एक सबसे इम्पॉर्टेंट है यहाँ की काई चटनी जो कि चींटियों से बनी होती है, उसको जीआई टैग मिला था। कोरापुट काला जीरा चावल है, उसको जीआई टैग मिला था। अच्छा, सिमलीपाल नेशनल पार्क मैंने आपको बोला जो कि एक टाइगर रिजर्व भी है, और दुनिया में अपनी तरह का पहला मेलनिस्टिक टाइगर सफारी यहाँ पे शुरू होगी। मेलनिस्टिक मतलब एक यहाँ पे काले कलर का टाइगर देखा गया था, तो उसी के लिए ये शुरू होगी। और सबसे इंपॉर्टेंट अभी बिल्कुल लेटेस्ट करंट अफेयर्स में आपने पढ़ा था 75वें गणतंत्र दिवस पर अभी जजेस चॉइस कैटेगरी में जो टॉप झांकी रही थी वो उड़ीसा की थी, जबकि पीपल्स चॉइस कैटेगरी में टॉप झांकी गुजरात की थी। अगर आप में से किसी को डाउट हो, एक आधे स्टूडेंट, कि अगर मान लो एग्जाम में वो ऐसे नहीं बोले कि जजेस के हिसाब से या पीपल्स के हिसाब से और डायरेक्ट बोले टॉप झांकी किसकी रही, तो वैसे तो वो इतना कंफ्यूजिंग नहीं
देगा क्वेश्चन, कंफ्यूज नहीं करेगा, या तो डायरेक्ट लिख के देगा। लेकिन फिर भी अगर ऐसा आ जाए तो फिर जज कैटेगरी को ही हमें उत्तर मानना है। और अगर मान लो एग्जामिनर ऐसे दे भी देता है बिना आपको बोले कि जज के हिसाब से कि पीपल के हिसाब से, तो फिर वो दोनों ऑप्शन नहीं रखेगा, गुजरात और उड़ीसा नहीं रखेगा, ये भी थोड़ा सा ध्यान देगा वो। और मैं आपको क्या बताऊं उड़ीसा से, कि अभी उड़ीसा में मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना शुरू हुई थी और भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक आर्क ये खोजा गया था उड़ीसा में। अच्छा, उड़ीसा ने भारत का पहला क्षेत्रीय एआई न्यूज एंकर लॉन्च किया था, उसका नाम लीसा है। पिछले साल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में उड़ीसा को भूमि सम्मान पुरस्कार से सम्मानित किया था। और यहाँ पे मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना और अबाधा योजना भी शुरू हुई थी। उसके अलावा याद रखना, भुवनेश्वर में आपको कपिलेश्वर मंदिर मिलेगा और इसे अभी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने संरक्षित स्मारकों की सूची में शामिल किया था। इसलिए जब भी मंदिर में आपको पढ़ाता हूँ तो ये मंदिर भी मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि मैंने आपको कहा ना, कोई भी अगर टॉपिक से संबंधित मैं आपको करंट अफेयर्स रिवाइज करा रहा हूँ तो वही करवाता हूँ जो आपके न्यूज में रहे थे। और एक और बात ध्यान रखना, जब भी कोई योजना मो से स्टार्ट हो रही हो ना तो उसका संबंध उड़ीसा से ही होगा, जैसे कि मो घर योजना, मो बस योजना, मो परिवार योजना, मो जीवन योजना, तो ये ध्यान रखना है। बाकी अभी उड़ीसा की गंधमर्दन पहाड़ियों को देश का 37वां जैव विविधता विरासत स्थल भी घोषित किया गया था। और ये जो गंधमर्दन पहाड़ियां है ना यहाँ की, इन्हें आयुर्वेद का स्वर्ग भी कहा जाता है। उसके अलावा पिछले साल ही टाइम्स की दुनिया के महानतम स्थानों की जो सूची आई थी उसमें 2 भारतीय स्थलों को शामिल किया गया था, एक तो लद्दाख को और एक उड़ीसा के मयूरभंज को। बाकी आप मैप में यहाँ पे देखो, ये आपको चिल्का लेक दिखेगी, ये एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है और आप कह सकते हो भारत की पहली रामसर साइट भी यही है, जब इसे दर्जा मिला था कब, 1981 में। यहीं पे आपको नलबाना पक्षी अभ्यारण्य भी मिल जाएगा। तो उड़ीसा से संबंधित ये सारे फैक्ट्स मैंने आपको बताए, इनको ध्यान में रखना। अगला प्रश्न फिर आपसे पूछ रहे, अभी हाल ही में राष्ट्रपति जी के द्वारा सतनाम संधू को राज्यसभा के लिए नामित किया गया, तो आपको बताना है संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यसभा सदस्य नामित किए जाते हैं। तो आंसर होगा आर्टिकल 80। क्या सिंपल सा याद रखो, राज्यसभा से संबंधित जो भी बातें हैं वो आपको आर्टिकल 80 में मिलेंगी। तो अभी हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के ये चेयरमैन है सतनाम संधू, इनको राज्यसभा सांसद के लिए नॉमिनेट किया है, मनोनीत किया है। और संविधान के अनुच्छेद 80 के अनुसार भारत के राष्ट्रपति 12 लोगों को राज्य सदस्य के रूप में मनोनीत कर सकते हैं। और ये जो 12 लोग होते हैं ये सभी अलग अलग क्षेत्रों से होते हैं, जैसे कि कोई साहित्य से, विज्ञान से, कला, समाज सेवा आदि से। राज्यसभा की बात करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं। आपको बताइए, पार्लियामेंट का ऊपरी सदन होता है और इसका वर्णन हमने कहा संविधान के अनुच्छेद 80 में है। ऐसे याद करो इसको, मैंने आपको पहले भी बताया है, सरला, सरला, स से संसद, र से राज्यसभा और ल से लोकसभा हो गया। ये 79, 80, 81, मतलब इसके बारे में आर्टिकल 79 में, इसके बारे में 80 में, इसके बारे में 81 में है। इसमें कुल सदस्य हो सकते हैं 250, वर्तमान में 245 हैं, निर्वाचित जिसमें 233 है और नामित 12। राज्यसभा एक स्थायी सदन है क्योंकि इसे विघटित नहीं किया जा सकता, इसे भंग नहीं किया जा सकता। पर राज्यसभा के 1/3 सदस्य हर दूसरे साल में रिटायर्ड हो जाते हैं, जिनका कार्यकाल मैक्सिमम होता है 6 साल का। और वर्तमान में हमारे राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं? जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं। और वाइस प्रेसिडेंट आप जानते ही कौन है? जगदीप धनखड़ है। और उपसभापति कौन है? हरिवंश नारायण सिंह है। अच्छा, एक और प्रश्न पूछा जाता है कई बार एग्जाम में कि राज्यसभा मेंबर बनने के लिए मिनिमम आयु कितनी है? तो 30 वर्ष है। वहीं अगर निचले सदन में, लोकसभा में बात करेंगे तो यह आयु 25 वर्ष हो जाती है, ये भी ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न पूछ रहा है, अभी हाल ही में किस भारतीय मुक्केबाज ने यूएसए इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप को जीत लिया? तो आंसर होगा मनदीप जांगड़ा ने। भारतीय बॉक्सर है ये मनदीप जांगड़ा, और अभी इन्होंने अमेरिका में नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप को जीत लिया है। इन्होंने फाइनल में किसे हराया? अमेरिका के ही गैरल्डो एस्क्विवेल को हराया है। ये भारत में किस राज्य से हैं? तो हरियाणा से हैं ये। इन्हें 2015 में अर्जुन अवार्ड मिल चुका है। नाम मनदीप जांगड़ा है। अच्छा, मानसिंह का नाम आपने जरूर सुना होगा, अभी पढ़ा था हमने कुछ दिन पहले ही। एशियाई मैराथन चैंपियनशिप जो कि बैंकॉक में हुई थी, उसमें गोल्ड जीतने वाले ये दूसरे भारतीय बने थे। और रोशिबिना का नाम याद है? ये एक वुशु प्लेयर है। वुशु क्या होता है? ये चीन का एक मार्शल आर्ट होता है और ये रोशिबिना भारतीय है। इंटरनेशनल वुशु फेडरेशन ने अभी इनको वर्ष की सर्वश्रेष्ठ महिला वुशु प्लेयर चुना था, तो इनका नाम भी न्यूज में था, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे, अभी हाल ही में 2 वर्ष की उम्र में माउंट एवरेस्ट के बेस कैंप तक पहुंचने का रिकॉर्ड किसने बनाया? तो आंसर होगा कार्टर डलास ने।
तो स्कॉटलैंड के हैं ये कार्टर डलास, और माउंट एवरेस्ट के बेस कैंप तक पहुंचने वाले ये सबसे कम उम्र के व्यक्ति बन गए। व्यक्ति बोलूं या बच्चा बोल दूं, क्योंकि ये मात्र 2 साल के हैं। अब आप कहोगे 2 साल का बच्चा कैसे चल करके जाएगा? हाँ ठीक है, वो चल करके नहीं जाएगा, लेकिन वो उनके माँ बाप के साथ गए, जिनका नाम है रॉस और जेड। अब अंग्रेजों में देखो यही दिक्कत हो जाती है, नाम से पता नहीं चलता कि कौन पिताजी है कौन माताजी है। तो रॉस तो माँ है, जेड पिताजी है, इसीलिए हम कहते हैं हमारा भारत महान। यहाँ पे नाम से पता चल जाता है। जैसे चंपकलाल बोलेंगे, खजूरीबाई बोलेंगे तो पता चल जाएगा चंपकलाल पुरुष है, खजूरीबाई ये महिला है। हम चीजों को सिंपल बनाते हैं, ये अंग्रेज पता ही नहीं चलते, नाम ही अजीब से हैं। रॉस, जेड, जेड कोई नाम होता है क्या? एक्स वाई जेड। खैर हम तो हमारे प्रश्न में आते हैं, जोक्स अपार्ट। तो क्या नाम है? हमने कहा कार्टर डलास का नाम है। और इस तरह से आप कह सकते हो उन्होंने एक रिकॉर्ड तोड़ दिया। उन्होंने चेक रिपब्लिक के 4 साल के बच्चे का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, क्योंकि ये 2 साल की उम्र में पहुंच गए हैं। और माउंट एवरेस्ट की बात हुई है तो इसकी हाइट आपको जरूर पता होनी चाहिए। इसकी हाइट है 8848.86 मीटर। और माउंट एवरेस्ट डे भी हम मनाते हैं, आपको याद होगा कब? 29 मई को। और क्यों मनाते हैं 29 मई को? क्योंकि 29 मई 1953 को न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी उनके शेरपा तेंजिंग नॉर्गे के साथ सबसे पहले उन्होंने यहाँ पे चढ़ाई की थी। और आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट और भी याद होगा, वैसे मैंने बता दिया। ये जो माउंट एवरेस्ट का नाम है, इसका नाम किन के नाम पे रखा गया था? और अभी उन्हीं के नाम पे एक और चीज का नाम रखा गया है, जो कि भारत में पहली बार है। चलो इसका उत्तर मैं आपको नहीं दूंगा, क्योंकि अभी रिवीजन वाली क्लास जो हम पढ़ रहे हैं 2023 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का, जैसा मैंने आपको बताया रिवीजन करवा रहा हूं। अभी शायद एक आध दिन पहले ही मैंने ये प्रश्न आपको करवाया है, इसीलिए मुझे याद भी आ गया। तो अब आपको बताना है मैं किसकी बात कर रहा हूं, और इससे आप लोगों को भी पता चल सकेगा कि अगर आप पुराने कंटेंट का रिवीजन नहीं कर रहे हो तो आपको चीजें याद नहीं आएंगी, और याद नहीं आएंगी तो जो पहले पढ़ा है वो सब बेकार हो गया ना। मान लो आपने तलवार चलानी सीख ली, लेकिन युद्ध के टाइम पे एंड टाइम पे आपको तलवार चलानी नहीं आई, तो क्या फायदा जो आपने तलवार चलानी सीखी थी? प्रैक्टिस जरूरी होती है। आप कई बार करंट अफेयर्स में पढ़ते हो हम मिलिट्री एक्सरसाइज करते रहते हैं। क्यों करते हैं? प्रैक्टिस करते हैं, वो भी अपना रिविजन कर रहे हैं। हर किसी को रिवीजन की प्रैक्टिस की जरूरत होती है। चलो अभी अगला प्रश्न देखते हैं। फिर बताओ अभी हाल ही में अंतरराष्ट्रीय जेब्रा दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 31 जनवरी को। तो हर साल 31 जनवरी को इंटरनेशनल जेब्रा डे के रूप में मनाया जाता है, जेब्रा के संरक्षण के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए। अच्छा आपको याद होगा अभी 30 जनवरी को शहीद दिवस भी हमने मनाया था। क्यों मनाते हैं आप सभी को पता है। 30 जनवरी को महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि होती है, और 2024 में हमने 76 नंबर की उनकी पुण्यतिथि मनाई है, क्योंकि 30 जनवरी 1948 को ही नाथूराम गोडसे ने उनकी गोली मार करके हत्या कर दी थी, वो शहीद हो गए थे, इसलिए हमने ये दिन मनाते हैं इसके रूप में। एक और शहीद दिवस वैसे मनाया जाता है 23 मार्च को, क्योंकि उस वक्त हमारे 3 क्रांतिकारी थे। कौन? भगत सिंह जी, सुखदेव जी और राजगुरु जी, क्योंकि उनको फांसी दे दी गई थी और वो शहीद हुए थे, तो उस दिन को भी हम शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं। और देखो डे वाला प्रश्न है, पूरे महीने में आपको जब भी डे वाला प्रश्न आता है तो उस महीने के सारे इंपॉर्टेंट डेज मैंने आपको रिवाइज कराए। अभी तो लगातार मेरे ख्याल से 2-3 दिन तो मैं आपको लगातार ही रिवाइज करा रहा हूँ, तो आज मैं आपको रिवाइज नहीं कराऊंगा क्योंकि वीडियो वैसे लेंदी हो गया है। तो आज का सेशन हम यही खत्म करते हैं, और कमेंट करके जरूर बताइएगा कैसा लगा आपको आज का सेशन। और प्लीज अगर वीडियो आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो सेशन एंड हो चुका है, इसे लाइक जरूर कीजिएगा, आप भूल जाते हैं। और दोस्तों के साथ में स्टडी ग्रुप में एक बार और शेयर कर देना, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। चलो अभी कल के करंट अफेयर्स का हम क्विक रिवीजन करते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो पहला प्रश्न हमने देखा था अभी करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में टॉप पे कौन रहा था? डेनमार्क। भारत 93 पे है। फिर हमने देखा ट्राई टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष बन गए अनिल कुमार लाहौटी। फिर हमने देखा 75वें गणतंत्र दिवस परेड में किस मंत्रालय की झांकी को प्रथम पुरस्कार मिला? संस्कृति मंत्रालय। फिर हमने देखा इसरो किस लॉन्च व्हीकल से इनसैट 3DS उपग्रह को लॉन्च करेगा? GSLV F-14। फिर हमने देखा विश्व कुष्ठ रोग दिवस कब मनाया गया? 28 जनवरी को। फिर हमने देखा समुद्री शैवाल खेती को बढ़ावा देने पर पहला राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया गुजरात में। और चर्चा में रहे दिव्यांश सिंह पवार का संबंध किससे है? शूटिंग से। अभी किस क्रिकेटर ने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में सबसे तेज ट्रिपल सेंचुरी लगा करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया? तन्मय अग्रवाल। चर्चा में रही समलेश्वरी मंदिर, यह किस राज्य में है? उड़ीसा। और भारतीय समाचार पत्र दिवस मनाया 29 जनवरी को। अभी कल का होमवर्क प्रश्न देखते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल के प्रश्न में आपसे पूछा था एकलव्य पुरस्कार से अभी किसे सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा साइक्लिस्ट हैं ये स्वाति सिंह, इनको। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये आज का आपका होमवर्क प्रश्न।